हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी के जितने भी टॉपिक आपके यूपी पुलिस में पूछे गए जाते हैं उस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, आप अपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आपके बहुत करीब है, इसलिए आपको रिवीजन करने की और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर को लगाने की ज़रूरत है। इसलिए देर न करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास पे। हमारे क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी के परिज्ञान एवं लेखन योग्यता जो गद्यांश आते हैं उसको हम देखेंगे, और उसमें जो भी 1 से 4 तक तो चलते हैं अपने प्रश्न पे। जो इस गद्यांश से संबंधित जो 4-5 प्रश्न दिए हैं, हम सबसे पहले उसको पढ़ लेंगे। इसको करने का तरीका यही है, और इसमें आसानी से हम अपना 4-5 नंबर फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे कि इन प्रश्न क्या है और इसके उत्तर क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन क्या दिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इस गद्यांश से संबंधित कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो नारी का स्थान पूछा है, हमने ये पढ़ लिया। और दूसरा क्या है प्रश्न कि नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। ठीक है, इनके 4 ऑप्शनों को पढ़ लेंगे। और तीसरा प्रश्न है कि देश का उद्धार कैसे होगा। ठीक है, हमें इसे ध्यान से पढ़ लेना है और इसके ऑप्शन को पढ़ लेंगे। और चौथा क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। अब हम चलेंगे इसको पढ़ने के बाद अब अपने गद्यांश को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न था कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो ऐसे हम यहाँ से शुरू करेंगे कि प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। तो यहाँ पे देखिए नारी का स्थान जो पूछा अग्रगण्य था। अब हम आ जाएंगे फिर से अपने प्रश्न पे और देख लेंगे कि इसमें अग्रगण्य दिया था नारी दासी थी, ये गलत है। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीके से करने का यही तरीका है कि सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ लें और फिर अपने गद्यांश को पढ़ें। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। अब हम यहाँ पे अपने प्रश्न को, इस गद्यांश को पढ़ेंगे। तो गद्यांश में देखेंगे जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत के काल में नारी का पतन शुरू हुआ, मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, 4 दीवारी में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान में अपना कब्जा जमाया। नारी तू नारायणी, देखिए ये शब्द आ गया, ये वाक्य कि नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पे आप चले आएंगे अपने प्रश्न पर। नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। तो नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या हो जाएगी। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे कि देश का उद्धार कैसे होगा। अब फिर जहाँ तक हमने पढ़ा था इसको उससे आगे पढ़ेंगे कि नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के 2 पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी, और ये चीज़ देखते रहिए इसमें कि इसमें सिर्फ नारी की ही बात की गई है। हमेशा हर वाक्य में नारी की ही बात की गई है। तो इसका जो अगर गद्यांश का शीर्षक भी पूछेगा तो नारी से ही संबंधित नाम रखा जाएगा। तो शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया कि अब ये प्रश्न हमारा तीसरा था कि देश का उद्धार कैसे होगा। तो नारी अशिक्षित रहेगी, तो ये अपने दिमाग से हम समझ सकते हैं कि अशिक्षित रहेगी तो समाज का उद्धार तो नहीं होगा देश का। और युवा वर्ग के मादक द्रव्यों के सेवन करने से ये भी गलत हो जाएगा। नारी को समान स्थान देने से देश का उद्धार हो सकता है। ठीक है, चलते हैं चौथे प्रश्न पे कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। अब देखिए मैंने बताया था ना कि उचित शीर्षक इसका गद्यांश का पूछेगा। तो हमने जितना भी गद्यांश पूरा पढ़ा उसमें नारी की ही बात की गई थी। तो भारत मेरा देश इसकी कहीं बात नहीं कही गई थी। भारत और गरीबी इसकी भी बात नहीं की थी। मेरे सपनों का भारत इसकी भी बात नहीं की। नारी तू नारायणी इसी की बात नारी की ही की गई थी। इसलिए गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो नारी तू नारायणी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां क्वेश्चन कि जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द होगा। जो सब कुछ जानता हो इसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो।
छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। हिंदी भाषा के अगर प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं स्वर, लिपि, ध्वनि और व्यंजन। तो जिस भाषा में मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह मान लिए गए हैं उसे लिपि कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, मतलब ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं उसको पूछा है कि प, फ, ब। इसको खुद आप अपने मुंह से बोल के एक बार देखिए कि कैसे बोला जा रहा है। इसमें ओष्ठ का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे प, फ, ब, भ, म। अगर दंत की बात करें तो दंत व्यंजन जो होते हैं वो त, थ, द, ध, न, वो दंत व्यंजन हो जाते हैं। त, थ, द, ध, न। ठीक है। और तालब की बात करें तो च, छ, ज, झ, ये तालव्य हो जाएंगे। और कंठ की बात करें तो क, ख, ग, घ। ठीक है, ये कंठ ध्वनियाँ हो जाए, व्यंजन हो जाएंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या हो जाएगा, अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो हैं य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इसको देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, मतलब इन किसके प्रकार हैं ये पूछा है कि ये क्या होते हैं। तो ये स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगर ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर कुल 3 होते हैं, जिसमें अ, ई और उ, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों में अधिक समय लगता है उच्चारण में, वह दीर्घ स्वर होते हैं। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और आओ, ये सभी दीर्घ स्वर हो गए। और अगर प्लुत स्वर की बात करें, जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे प्लुत स्वर के लिए ये वाला आ बनाया जाता है, ऐसे आ, सुनो, उसको खींच के बोला जाता है, इसलिए ऐसे लगाया जाता है। ये एक प्रकार का मात्रा होता है। ठीक है, चलते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है कि महेश्वर बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है। तो इसमें अगर संधि नियम की बात करें तो इसमें अधन, आ बराबर आ प्लस ए, अ प्लस ए इसमें है, ये देखिए आ प्लस ए बराबर ए, तो महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर हो जाएगा। इसको वृद्धि संधि बोलेंगे। ठीक है, वृद्धि संधि बोलेंगे। 12वां है कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। तो इसमें अगर समास पहचानना है तो जिसमें जो जैसे शब्द उपसर्ग से बने पद हमेशा अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे आ लगा हो आगे, निर लगा हो, प्रति लगा हो, निस लगा हो, भर लगा हो, खुश लगा हो, बे लगा हो, ला लगा हो, यथा लगा हो। तो यहाँ पे यथा लगा है, यथाशक्ति। ठीक है, तो इसलिए यथा अव्ययी भाव समास ये हो जाएगा। रेखांकित पद, ये देखिए यथाशक्ति। 13वां प्रश्न हमारा है कि लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। अधमरा, अध के नीचे रेखांकन है, तो रेखांकित शब्द क्या है, ये अध की बात करा रहा है। तो अध एक उपसर्ग है, जैसे किसी शब्द के आगे कोई एक शब्द लगा हो तो वो उपसर्ग होता है, जैसे अधमरा। ठीक है, अध खिला, अध फूल, तो ये उपसर्ग लगा है इसके आगे। ठीक। 14वां प्रश्न है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है। अब वाह वाह को
मतलब यहाँ पे देखिए एक खुशी की बात हो रही है, तो इसलिए ये हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा। कितना सुंदर दृश्य है, मतलब खुशी हो रही है हमें दृश्य देख के, वाह वाह। 15वें प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। यहाँ हमें संस्कृत जो शब्द हिंदी में आके प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें पहचानना है, जो तत्सम शब्द होते हैं, जिसमें कारण, बंदर, लोहा, दूध। 4 ऑप्शन दिए हैं। लोहा भी तद्भव है, दूध भी तद्भव, बंदर भी तद्भव है। ठीक है, और कारण जो है यह तत्सम शब्द है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। यहाँ तत्सम शब्द को हमने देखा, कारण को, और यहाँ तद्भव को पहचानना है। तो इसमें तद्भव प्रस्तर, तैल, तैल का तेल हो जाएगा, और जामुन का जम्बुक हो जाएगा, पौत्र का पुत्र हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये जामुन जो है ये जम्बुक, जब इसका तत्सम जम्बुक होता है। जम्बुक, तो जामुन जो है ये तद्भव शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। अब विदेशी शब्द को पहचानना है, तो इसमें से विदेशी शब्द जो है वो अलमारी है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो यह पुर्तगाली भाषा का। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानिए। अब अर्ध तत्सम शब्द क्या होता है कि जो शब्द आधा संस्कृत व आधा हिंदी वर्ण का हो उसे अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें अ और क्षर, क्षर जो है तत्सम है और हिंदी का अ है। ठीक है, इसलिए ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अर्ध तत्सम शब्द कहा जाएगा इसको। ठीक, 19वां प्रश्न है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार का, तो एक प्रकार के व्यक्तिवाचक। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्तियों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर भाववाचक की बात करें तो भाववाचक वे संज्ञा होते हैं जिनसे भाव की बोध हो। जातिवाचक में उसके जाति का बोध हो, जैसे पर्वत, पहाड़, ये सब जाति हैं। जैसे हिमालय जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जैसे किसी का नाम हो जाए। ठीक है, चलते हैं 20वें प्रश्न पे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब हमें यहाँ विशेषण बताना है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये आपने इसकी परिभाषा तो जान ली, लेकिन इसमें विशेषण शब्द कौन है तो उसको अनुशासित, ये विशेषता बता रहा है, अनुशासित। ठीक है, इसको यह शब्द विशेषण है। चलते हैं 21वां प्रश्न की तरफ। वह धीरे धीरे, यहाँ पे देखिए रेखांकित किया गया है, चल रहा है। अब धीरे धीरे शब्द में रेखांकित शब्द कैसा शब्द है इसको पहचानना है। क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे चलना जो है वह क्रिया है और धीरे धीरे चलना की विशेषता है, वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, तो यह क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि रात भर, भर के नीचे ये देखिए रेखांकन लगा है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये भर जो रेखांकित शब्द है यह संबंध सूचक अव्यय होगा। अब संबंध सूचक अव्यय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कि संबंध सूचक अव्यय वे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो आमतौर पर किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, और यह संबंध सूचक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द से प्रदर्शित करते हैं। जैसे रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसमें भर शब्द जो है वह संबंध सूचक अव्यय है। 23वें प्रश्न पे चलते हैं कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि के भावों से होता है वे होते हैं। मतलब वे क्या, कौन से शब्द होते, अब कौन से अव्यय होते, कौन से शब्द होते हैं, तो जिन शब्दों से विस्मय, घृणा, आश्चर्य आदि व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक से हो रहा है, इसलिए विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि मैं आज तक, देखिए यहाँ पे भर आया था, यहाँ पे तक है, परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द को पहचानिए। मतलब ये क्या है इसके बारे में बताना है। तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जब
अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निपात कहा जाता है। ठीक है, ये तक जो हो जाएगा आज तक, मतलब कभी भी मैं परीक्षा में, जब भी परीक्षा हुई तब मैं सफल हुई हूँ, ये कहती है, जोर देकर कहती है, तो इसलिए ये निपात है। इसमें तक जो है ये निपात शब्द है, लगा हुआ है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 25वां प्रश्न है कि हमें सूर्य, ये सूर्य के नीचे रेखांकन है, नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब सूर्य का पर्यायवाची ये देखिए दिनकर हो जाएगा। आप पर्यायवाची शब्द 50, 60, 100 कम से कम रट के जाइएगा प्रश्न अपने पेपर में। और यूपी पुलिस में ये बहुत फेवरेट चैप्टर है बोर्ड का, जो अक्सर पूछा करता है, एक दो जरूर पूछ लेगा आपसे। चलते हैं 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न है कि लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। ठीक है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। देखिए लौकिक जो है वो रेखांकित शब्द है यहाँ पे, तो इसका विलोम बताना है हमें लौकिक का। लौकिक का विलोम अलौकिक हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है, और मुहावरे ये सब देख के जाएंगे उतना ही आपको पेपर करने में आसानी होगी। इसलिए अभी से मैं कह रहा हूँ कम से कम 150 रोज़ आप देखते रहिए और उसको अपने दिमाग में बैठाते रहिए। 27वां प्रश्न है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। मतलब जो सुनने में समान हो उसको, लेकिन अर्थ जो दूसरा अलग अलग निकले उनका। ठीक है, बोलने में और सुनने में वो समान लगे लेकिन अर्थ दूसरा निकले, वैसे भिन्नार्थक जोड़ी का, सही जोड़ी का पहचानना है। ठीक है, इसमें तो जो कुल मतलब होता है वो योग होता है। ठीक, और कूल मतलब किनारा होता है। ये तो हमारा सही लग रहा है। अब और देख लेते हैं, अभिलाषा और इच्छा, इसका दोनों अर्थ एक ही होता है। और रात्रि और निशा, इसका भी अर्थ एक ही होता है। किरण और रश्मि, इसका भी मतलब एक ही होता है। तो इसलिए दोस्तों कूल और कूल यह शब्द सही हो जाएंगे। इस कूल का मतलब जो होता है वो योग होता है और इस कूल का मतलब जो होता है वह किनारा होता है। इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं पेपर में। 28वां क्वेश्चन है कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहेंगे। और ज्ञानी की अगर बात करें, जो जानकार हो उसे ज्ञानी कहेंगे। और अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानने वाला हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। और जो अनुसरण करने वाला हो उसे अनुयायी कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं 29वां क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। सेम वही क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे इसका उत्तर अलग अलग है। अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, शाम और संध्या ये तो दोनों एक ही है। संसार और जगत, इसका भी अर्थ एक ही है। दिन और दिवस, इसका भी अर्थ एक ही होता है। ठीक है, और ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अपेक्षा उपेक्षा ये श्रुति सम शब्द है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है कि समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है और है, ये बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करिए एक बार आप पढ़ने के बाद कि नहीं है पूछा या है। बहुत लोग इस क्वेश्चन में ऐसे फंस जाते हैं और गलत टिक लगाकर चले आते हैं, बाद में पछताते हैं। तो ऐसा आप ना करें, इसको देख के और उसके नीचे टिक कर लें। अब सुमन, सुमन मतलब पुष्प होता है। ठीक है, ये तो सही है। चारपाई खटिया, इसका भी अर्थ सही है। निशा और निशाचर, ये जो है देखते हैं अगला कि पाठशाला और विद्यालय, ये भी एक ही श्रुति सम है। लेकिन ये समानार्थी शब्द नहीं पूछा है। तो निशा मतलब संध्या होती है, शाम होती है। ठीक है, और निशाचर मतलब राक्षस जो रात को चलते हैं। ठीक है, ये श्रुति सम नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 30 का। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। अब शुद्ध शब्द को पहचानना है जो शुद्ध से लिखा गया हो। ठीक है, तो इसमें आशीर्वाद, ये देखिए आजीविका, इसका आजीविका जो है वह शुद्ध शब्द है और ऊनी को ऐसे लिखा जाएगा, ऊनी। और आशीर्वाद की बात की जाए तो ये आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और अध्ययन का शुद्ध रूप अध्ययन, अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक,
चलते हैं 32वें प्रश्न पे। 32वां प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जो अंत में जुड़ते हैं, मतलब जो अंत में जुड़ते हैं शब्द के, उसको क्या कहते हैं, उसे परसर्ग कहते हैं। सर्वनाम तो कहेंगे नहीं, न संज्ञा कहेंगे न विशेषण कहेंगे, इसलिए इसे परसर्ग कहेंगे, जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। चलते हैं 33वें क्वेश्चन पे। 33वां क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जो सही नहीं है उसको देखना है, जो सही है उसको हमें टिक नहीं करना है। देव का देवी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कांत का कांति नहीं, ये जो स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है, ठीक है। और यहाँ सभी जो हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये बाद में दिए गए हैं, पुल्लिंग पहले और स्त्रीलिंग बाद में लिखे गए हैं। चलते हैं 34वें क्वेश्चन पे। 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। तो प्राण शब्द जो होता है वो सदैव बहुवचन में होता है, प्रयोग किया जाता है। लड़का का लड़कों हो जाएगा, ठीक है, लड़कों हो जाएगा। घोड़ी का घोड़ियों हो जाएगा, ठीक। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, ठीक है, ये चिड़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, ठीक। अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। रामू खाना खा रहा था, ये जो है यह अपूर्ण भूतकाल है, मतलब अभी खा ही रहा था, वो न खा चुका है न खाने वाला है। ये खा रहा था मतलब अभी भी कार्य कर रहा है, ठीक है। ये माँ खाना बना चुकी है, अगर माँ खाना बना चुकी है इसको देखेंगे तो ये जो है यह भूतकाल हो जाएगा, मतलब बना चुकी है। हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है कि हम घूमने जाएंगे, ठीक है, हम घूमने जाएंगे। और ये जो है मुझे बाहर जाना है, अगर इसकी बात करें तो यह वर्तमान काल है, ठीक। ये वर्तमान काल हो गया और यह भूतकाल हो गया, भूतकाल। और ये बात कर रही है कि भविष्य के, कि हम घूमने जाएंगे, भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे। 36वां क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। वे वाक्य कौन से वाक्य होते हैं, तो वह वाक्य कर्तृवाच्य होते हैं, कर्तृवाक्य या कर्तृवाच्य कहलाते हैं। अगर कर्मवाच्य की बात करें, जहाँ प्रायः कर्म की प्रधानता हो और लिंग, कर्ता की प्रधानता हो और लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, वे वाक्य कर्मवाच्य होते हैं। और जहाँ भाव के अनुसार हो वहाँ भाववाच्य होता है, ठीक है। 37वें प्रश्न पे चलते हैं कि 37वां प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। जो उत्तम पुरुष में है लिखा गया शब्द उसे पहचानना है। तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम जो है उसमें इसकी परिभाषा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ठीक है, मैं, हम अपने बोलने के लिए कर रहे हैं, ये उत्तम पुरुष हो गया। तू, तुम, जो दूसरे सामने वाले के लिए कर किया जाता है वह मध्यम पुरुष होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल और संयोजन अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिसमें साधारण और मिश्र वाक्य दोनों हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। यह कैसा प्रश्न वाक्य है इसमें बताना है। तो यह इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इसमें श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये भी सही है, ठीक है, ये भी वाक्य सही है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये भी वाक्य सही है। वहाँ भारी भीड़ थी, ये भी वाक्य सही है। अगर इसमें अशुद्ध वाक्य की बात करें तो मेरे ऊपर कृपा करें, यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहाँ अशुद्ध वाक्य को हमने देखा और यहाँ शुद्ध वाक्य को हम देखेंगे, ठीक है। मैं तुमको कुछ कहता है, यह सीधे अशुद्ध लग रहा है। मैं तुमको कुछ कहता हूँ, ठीक, ये हो जाएगा
तो ये सीधे शुद्ध लग रहा है। मैंने और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, ये शुद्ध होगा इसका, इसलिए भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। अगला देख लेते हैं, तुम्हारे को जाना है, तुम्हें जाना है, ये हो जाएगा, इसलिए भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित का अर्थ होता है। इसमें धूल झोंकने का मतलब धोखा देना इसका अर्थ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। अंधे में काना राजा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, इसका अर्थ हो जाएगा अंधों में काना राजा का। ठीक है, चलते हैं 44 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम को आप अच्छी तरह पहचान रहे, ए ऑप्शन इसका सही है। अगर इस ऑप्शन की बात करें तो ये कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, इसको देख लीजिएगा सभी चिन्हों को, यह निर्देशक चिन्ह है। और इसको तो आप पहचान ही रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। और यह जो है यह अर्धविराम चिन्ह कहा जाता है, अर्धविराम चिन्ह कहा जाता है। चलते हैं अगले पे। 45 नंबर प्रश्न है कि यह रेखांकित चिन्ह कौन सा है। इस रेखांकित चिन्ह को बताना है कि कौन सा चिन्ह है। यह जो है यह लोप सूचक चिन्ह के कहा जाता है। ठीक है, लोप सूचक चिन्ह। और अगर समाप्ति सूचक की बात करें तो ये ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, तो वह समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। और टीका सूचक चिन्ह होता है, जो ऐसे स्टार लगा देते हैं, ऐसे प्लस बना देते हैं, ऐसे 2 लगा देते हैं, ये सब टीका सूचक होता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 46 नंबर प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। अब बोली की बात हो रही है कि कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ब्रज का क्षेत्र है तो वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाएगी। और मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी जो है वो राजस्थान में बोली जाएगी और बोली जाती है। ठीक है, और मराठी भाषा जो है वह महाराष्ट्र में बोली जाती है, यह याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 47 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं, इनके बारे में पूछा गया है। ये किस प्रदेश से संबंधित है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश से सभी कवि जो है संबंधित हैं। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक, ब्रज भाषा, अवधी, कन्नौजी बोली जाती है। और पहाड़ी जो है यह नहीं बोली जाती, पहाड़ी जो है नेपाल में बोली जाती है, नेपाल में बोली जाती है पहाड़ी, यह नेपाली भाषा है। ठीक है, चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं, तो इनके बारे में बताना है। तो ये भक्ति काल के संत कवि थे, जो कृष्ण भक्ति काल और राम भक्ति शाखा से संबंधित ऐसे सभी रह चुके हैं। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगर गुरुमुखी लिपि की बात करें तो यह पंजाबी भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, बंगाली लिपि, इसमें बंगाली भाषा लिखी है, तमिल लिपि में तमिल भाषा लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगी हो हिंदी की और आपको काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।